चलिए भी देखिए, हमने अपना फिगर साइड में बना लिया, आपका फिगर बना हुआ है ठीक है ना। अभी उसी फिगर को आज भी हम लोगों को डिस्कस करना है। और देखिए, हमने बताया ये था कि कार्नाड साहब ने एक रिवर्सिबल साइकिल डेवलप किया था और उस साइकिल में उन्होंने 4 ऑपरेशन यूज किए, या उसी को हम 4 स्ट्रोक के नाम से भी जानते हैं। 2 बार जो ऑपरेशन था वो आइसोथर्मल था, 2 बार ऑपरेशन एडियाबेटिक, ठीक है। 2 बार एक्सपेंशन हो रहा था, 2 बार कंप्रेशन हो रहा था, और एक्सपेंशन कंप्रेशन ऐसे करके हम लोगों ने एक रिवर्सिबल साइकिल बनाया है। लेकिन इसमें जो डिस्कशन हो रहा है वो आइडियल गैस के लिए होगा। और हमने कल भी बता दिया था कि कोई इस तरह की रिवर्सिबल साइकिल नहीं है जो 100% हीट को वर्क में या वर्क को हीट में चेंज कर दे। लेकिन फिर भी कार्नाड साहब ने साइकिल को बना के थियोरेटिकली प्रूव करके दिखाया है। हम लोगों को करना ये है कि प्रत्येक ऑपरेशन में या प्रत्येक स्ट्रोक में हमको Q की वैल्यू निकालना है और वर्क, 2 चीज देखना है। तो हम लोगों ने ऑपरेशन फर्स्ट में कल हम लोगों ने Q की वैल्यू निकाला था और वर्क दोनों का मान हूबहू इक्वल आया था। यानी यहाँ पर हम लोग कल हमने एक रिलेशन डेवलप किया था Q2 = -Q1 = RT2 ln V2/V1, इक्वेशन नंबर 1। जब ए से बी पर आ रहे थे, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा था, तब की बात हुई थी। फिर इसके बाद जब हम बी से सी पर आ रहे थे, वहां भी एक्सपेंशन हो रहा है लेकिन प्रोसेस एडियाबेटिक है। उस केस में भी हम लोगों ने वर्क और हीट को कैलकुलेट किया था। इस केस में Q की वैल्यू तो 0 थी, वो फिगर पर ही लिखा हो क्योंकि प्रोसेस एडियाबेटिक। तो इस केस में हमको W कैलकुलेट करना था, चूंकि एक्सपेंशन हो रहा है इसलिए W निगेटिव होगा। और इसका मान हम लोगों ने डिराइव किया था -CV T2 - T1, इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए, इतना काम हम लोग कल का कर चुके हैं। अब हम आज हम स्ट्रोक नंबर 3 की बात करेंगे, यानी हम C से D पर जाएंगे। जब C से D पर जाएंगे तो वो हमारा स्ट्रोक नंबर 3 कहलाएगा और वह प्रोसेस भी हमारा आइसोथर्मल, क्योंकि C का भी टेम्परेचर T1, D का भी टेम्परेचर T1। और क्या हो रहा है, जब C से D पर जाएंगे तो वॉल्यूम घट रहा है तो कंप्रेशन होगा। तो हेडिंग हमारी होगी आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो जरा हेडिंग दे दीजिए। सब हेडिंग फिगर से ही आप बना लेंगे, कुछ रटना नहीं। स्ट्रोक नंबर 3, आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन लिखेगा। After this, volume decreases from V3 to V4, V3 to V4 at lower temperature T1, capital T1। In this case, work is done on the system. देखिए, वर्क 2 तरह का होता है। जब वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो हम लोग कहते हैं वर्क इज डन बाय द सिस्टम, और जब वॉल्यूम डिक्रीज करता है तो हम लोग कहते हैं वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, मतलब बाहर से वर्क हो रहा है।
और जब बाहर से वर्क होता है तो W का साइन पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ चूंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है, मीन्स बाहर से वर्क हो रहा है। लिखिए काम देखिए उसी क्रम में, हेंस हीट विल बी प्रोड्यूस्ड, हेंस हीट विल बी प्रोड्यूस्ड and given out, and given out। इसीलिए देखिए यहाँ पर हमने जो Q1 लिखा है तो इसका साइन हमने निगेटिव लिखा है क्योंकि हीट बाहर जाएगी, ठीक है। चलिए फुल स्टॉप दे करके, सिंस कंप्रेशन टेक प्लेस, सिंस कंप्रेशन टेक प्लेस आइसोथर्मली, आइसोथर्मली का मतलब लिखेंगे डेल्टा ई इक्वल टू जीरो। कल हमने समझाया था अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है तो डेल्टा ई की वैल्यू जीरो, डेल्टा ई इक्वल टू जीरो। Therefore, if Q1 is the, if Q1 is the heat given out, heat given out at the temperature T1, at the temperature T1 and W3 is work done, and W3 is work done on the system, then चलिए देखिए इस प्रोसेस में जो हीट रिलीज होगी उसकी वैल्यू देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस Q1। इतनी हीट तो आपको बाहर करना है, ठीक है। सिस्टम कितना वर्क करेगा तो जितना हीट रिलीज होगी, लेकिन वर्क आपका पॉजिटिव होगा। तो जब वर्क पॉजिटिव होगा तो हम उसको साइन देंगे जो है पॉजिटिव, तो हम इसको लिखेंगे W3, ठीक है। चलिए अब सिस्टम कितना वर्क करेगा तो अब बात सुनिए, कल में हमने फार्मूला लिखा था जब हम वर्क ऑफ एक्सपेंशन की बात कर रहे थे, तो हमने फार्मूला लिखा था कि वर्क का फार्मूला होगा W इक्वल टू माइनस nRT ln V2 बाई V1। कल ये फार्मूला हमने लिखा था, कब? जब वर्क ऑफ एक्सपेंशन हो रहा था तब। देखिए यहाँ भी प्रोसेस आइसोथर्मल है लेकिन वर्क ऑफ कंट्रैक्शन हो रहा है, वर्क ऑफ कंप्रेशन हो रहा है। जब वर्क ऑफ कंप्रेशन होगा तो साइन ये निगेटिव से हो जाएगा पॉजिटिव, और कोई अंतर नहीं। वहाँ भी आइसोथर्मल प्रोसेस, यहाँ भी आइसोथर्मल प्रोसेस। वहाँ वर्क ऑफ कंप्रेशन, वर्क ऑफ एक्सपेंशन तो W निगेटिव, यहाँ वर्क ऑफ कंप्रेशन तो W पॉजिटिव, साइन सेम वही है। अब आइए जो अब हम इसको हम अपने कंडीशन के अनुसार सेट करते हैं, तो सेट करते हैं तो यहाँ की वैल्यू गायब होगी क्योंकि एक मोल आइडियल गैस है। ये हो गया T की जगह क्या लिखेंगे T1, क्योंकि यहाँ प्रोसेस में टेम्परेचर T1 है। चलिए अब ln, अब V2 की वैल्यू क्या है तो आप कहाँ से जा रहे हैं, C से कहाँ जा रहे हैं D पर, तो D वाला वॉल्यूम फाइनल होगा, तो V2 की वैल्यू क्या होगी V4 और V1 की वैल्यू क्या होगी V3। ये फार्मूला होगा, इस तरह से हमको जो है सेट करना होगा। तो इस केस में जो W की वैल्यू होगी उसको हम W3 कहेंगे और उसका मान होगा RT1 ln V4 अपान V3। ये कहा जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 3। उतार लीजिए। स्ट्रोक नंबर 4।
सेकेंड ईयर में इसको पढ़ना है। हाँ सही है। बढ़ जाएगा। एडियाबैटिक कंप्रेशन। इक्वेशन नंबर 3 उतारना है। अभी कुछ कुछ सुनो, देखो जो भी बात समझ में आती है। अभी कुछ देर बाद दूसरा चीज शुरू करेंगे। अभी मैं एक साइकिल पढ़ा रहा हूँ जिसका नाम है कार्नाक्सन। उसमें 4 ऑपरेशन होते हैं। ये हम चौथे ऑपरेशन की बात अब कर रहे हैं। तो 2-4-5 मिनट सुनिए, कुछ समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे करना है। अरे बच्चा, ये कल का लिखा हुआ है। आज हमको जरूरत है इसलिए दिखाने के लिए लिखे हैं। आप देखिए कॉपी में, ये भी कल का लिखा हुआ है। हमको जरूरत है इसलिए मैं लिख रखा हूँ कि अभी इसी क्रम में हमने तीसरे को भी लिख लिया। ठीक है ना? चलो जो है अब बात करते हैं जो है स्ट्रोक नंबर 4 की। देखिए एडियाबैटिक कंप्रेशन। अब देखिए हमको डी से ए पर वापस जाना है और पहले तय हो गया था कि सर प्रेशर में ज्यादा चेंज होगा तो प्रोसेस एडियाबैटिक होगा। तो क्यू का मान देखिए हमने लिख दिया है, क्यू की वैल्यू 0। क्यू नहीं निकालना है, क्या निकालना है? W4, क्योंकि ऑपरेशन नंबर 4 है तो यहाँ W4 का मान केवल हमको निकालना है। और एडियाबैटिक प्रोसेस में कल देखिए हमने यहाँ पर जो है W निकाला है और ये W कब निकाला है? जब एक्सपेंशन हो रहा था तब निकाला था। अब कंप्रेशन हो रहा है तो केवल साइन बदल जाएगा और टेम्परेचर को सेट कर देंगे। जो है वो आ चुका है, केवल साइन हमको बदलना है। ठीक है ना? चलिए लीजिए, अभी लिखो, पढ़ो मत, अभी देर आराम करो। लिखिए द गैस इज रीस्टोर्ड। अभी आगे से कहेंगे तो लिखना। द गैस इज रीस्टोर्ड to its original volume V1, to its original volume V1 and temperature T2। देखिए जब A पर पहुंचेंगे तो वॉल्यूम V1 हो गया, टेम्परेचर भी T2 हो गया। वहीं से चले थे, ओरिजिनल वॉल्यूम V1 एंड टेम्परेचर T2। In this case, work is done on the system. Work is done on the system. Since Q is equal to 0, then according to the first law of thermodynamics, according to the first law of thermodynamics, डेल्टा इज इक्वल टू Q प्लस W। फार्मूला लिखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और इस फार्मूले में Q का मान रखिए। Q का मान कितना है? 0। तो डेल्टा इज इक्वल टू 0 प्लस Q और डेल्टा इज इक्वल टू हो गया W। और तय भी हुआ था कि सर वर्क पॉजिटिव होगा क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है। देखिए फार्मूला बता रहा है कि सर W आपका जो है पॉजिटिव होगा। चलिए अब फार्मूला क्या होगा, बात सुनिए जो है। तो फार्मूला होगा हेंस। अब देखिए इसी पर हम सेट करेंगे। यहाँ जब वर्क ऑफ एक्सपेंशन हो रहा है तो W को निगेटिव किया था और W2 इसलिए लिखा था कि सेकेंड ऑपरेशन की बात हो रही थी। यहाँ वर्क पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर
या W4 इसलिए कि चौथा ऑपरेशन है, ठीक है। यहाँ जब एक्सपेंशन हो रहा है तो साइन नेगेटिव, यहाँ कंप्रेशन हो रहा है तो साइन आपका पॉजिटिव, CB T2 माइनस T1। देखिए सेट कर दिया और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर। लिख लीजिए, hence W4 is equal to CB T2 minus T1, इक्वेशन नंबर 4। देखिए जो है चारों प्रोसेस में या ऑपरेशन या स्ट्रोक जो भी करिए, हमने Q की वैल्यू निकाल लिया और W भी निकाल लिया, W1 W2 W3 के साथ, और हमने साइन के साथ निकाला। यहाँ एक्सपेंशन हो रहा होगा, देखिए हमने माइनस के रूप में निकाला। जहाँ जहाँ एक्सपेंशन हो रहा है, जहाँ कंप्रेशन हो रहा है, हमने प्लस, इसीलिए हमने साइन के साथ निकाला कि वो क्लियर बतावे कि सर एक्सपेंशन हो रहा है कि कंप्रेशन हो रहा है। यहाँ एक्सपेंशन हो रहा है, W का नेगेटिव साइन वो क्लियर बता रहा है, पॉजिटिव है मीन्स वहाँ पर कंप्रेशन हो रहा है। देखिए अब हमको लास्ट में करना ये है कि जो चारों ऑपरेशन है उसकी हमको हीट कैलकुलेट करना, कि सिस्टम को एक्चुअल में कितना हीट दिया गया। तो चारों जो प्रोसेस है उनकी हीट जोड़ दीजिए। पहले वाले A से B में हीट कितनी है, प्लस Q2, फिर इसके बाद B से C में आएंगे तो 0, C से D में जाएंगे तो माइनस Q1, और फिर जो है D से A में जाएंगे तो 0। जोड़ दीजिए, वही हमारी एक्चुअल जो है हीट होगी, उतनी हीट को सिस्टम एब्जॉर्ब किया। तो लिखे जरा पैराग्राफ चेंज करते हैं। द नेट हीट एब्जॉर्ब, द नेट हीट एब्जॉर्ब, ब्रैकेट में लिखेंगे Q, स्मॉल q है, by the ideal gas, by the ideal gas in the whole cycle is, in the whole cycle is, कह रहे हैं कि नेट हीट को हम Q से रिप्रेजेंट करेंगे, और Q कब मिलेगा तो चारों ऑपरेशन की हीट को जोड़ेंगे। तो देखिए A से B पर जा रहे हैं प्लस Q2, आप फिगर में देखिए B से C पर जा रहे हैं 0, फिर आप जो है क्या करें C से D पर जा रहे हैं तो माइनस Q1, और फिर जा रहे हैं तो 0। देखिए सबको साइन के साथ हमने लिखा, ठीक है। चलिए यहाँ से हमको मिलेगा प्लस Q2 प्लस माइनस Q1, Q इक्वल टू दिस। अब प्लस Q2 का देखिए मान आया होगा, प्लस Q2 का मान ये आया है RT2 ln V2 बाई V1, और फिर माइनस Q1 का मान देखिए आया होगा RT1 ln V4 अपान V, यही भाई Q की वैल्यू। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। एक्चुअल में जो Q की वैल्यू है इतना ही, RT2 ln V2 बाई V1 प्लस RT1 ln V4 अपान V3। तो नेट Q हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया कि इतना हीट सिस्टम जो है एब्जॉर्ब किया है। अब हम लोगों को ये देखना है कि सिस्टम ने वर्क कितना किया, और तब हम देखेंगे इक्वेशन नंबर 5 और जो आएगा 6 उसमें क्या रिलेशन, दोनों बराबर है कि नहीं। कार्नाट साहब ने इक्वल टू करके दिखाया। चलिए तब आगे बात करते हैं, लिखे एंड द टोटल नेटवर्क, एंड द टोटल नेटवर्क ब्रैकेट में W by the gas on the whole
साइकिल इज ऑन द होल साइकिल इज। चलिए आइए अब हम W की बात करते हैं। तो W इज इक्वल टू फर्स्ट वाले ऑपरेशन में चलिए, जब ए से बी पर जा रहे हैं तो देखिए यहाँ W क्या है, -W1 साइन के साथ लिखना है, हमने पहले बता दिया। फिर दूसरे ऑपरेशन में आइए, वहाँ -W2। फिर तीसरे ऑपरेशन में आइए W3, चौथे में आइए W4। देखिए चार को हमने साइन के साथ लिख दिया, ठीक है। चलिए अब इसका मान देखें क्या क्या है, मान लिख दें तो -W1 का मान देखिए वहाँ R(T2) ln V2/V1 प्लस -W2 का मान देखिए -CV और T2 -T1। चलिए अब आगे बढ़िए, W3 का मान देखिए R(T1) ln V4/V3। अब आगे बढ़िए, W4 का मान देखिए CV T2 -T1। इतना उतार दीजिए, सब केवल हमने मान रखा है तो कल से मैं खोज रहा था। और ये साइन के साथ रखने का मतलब ये पूरा पूरा कैंसिल, इसीलिए हमने साइन के साथ रखा। और कैंसिल होने के बाद जो आएगा उसको लिख लीजिए, वही W कहलाएगा R(T2) ln V2/V1 प्लस R(T1) ln V4/V3। ये हो गया इक्वेशन नंबर 6। और दो इक्वेशन है, एक में नेट हीट कैलकुलेट किया गया है Q, और दूसरे में नेट वर्क W कैलकुलेट किया गया है। अब दोनों को देखिए, दोनों बराबर है कि अलग है, दोनों सेम, लेकिन हम लोगों के लिए इट इज इम्पॉसिबल, ऐसा संभव नहीं। कार्नाड साहब ने करके दिखाया है तो आप भी देख लिए। ये सारा कैलकुलेशन केवल थियोरेटिकल है, थियोरेटिकली इस तरह का होगा कि जितना हीट सप्लाई करेंगे उतना ही वर्क होगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, एक और आज की बात आपको बताना था, हम पहले इसलिए नहीं बताए कि मैं पहले बता दिया तो आप पढ़ते नहीं। ये जो मैं कार्नाड साइकिल पढ़ाया हूँ ये हम अपने लिए पढ़ाए, आपके लिए नहीं पढ़ाए। तो अब आप कहेंगे सर क्यों फालतू फालतू आप अपने लिए पढ़ा रहे हैं। दिक्कत ये है कि बिना इसके हम आगे बढ़ नहीं सकते। तो आपसे कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि व्हाट इज कार्नाड साइकिल, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं, तो आपको इसके लिए सरदर्द पालना नहीं। आप देख लिए, हमारा धर्म बनता था कि आपको दिखा दे, हमने काम कर लिया। हाँ, जहाँ जरूरत पड़ेगी हम पर्दा पलटवा के दिखा देंगे कि भाई देखिए यही कार्नाड साइकिल में, क्योंकि जैसे मैं अब अगला स्टेप लिखूंगा तो हमको कार्नाड साइकिल की जरूरत पड़ेगी, बिना इसके मैं लिख नहीं पाऊँ। लेकिन आपसे परीक्षा में ये नहीं पूछेगा कि व्हाट इज कार्नाड साइकिल, ये आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। तो चलिए, तो आप केवल इसको देख लेंगे, हल्का फुल्का जान लेंगे कि सर ऐसे ऐसे होता है। अब आते हैं, अब हमारा चैप्टर जो है शुरू हो रहा है थर्मोडायनेमिक सेकंड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो है इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन। कोई भी अगर हीट इंजन है, अभी आपने कहा जो है कि सर जो है, अगर हमने कल फायर का एग्जाम्पल लिया था कि सर जितना इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से फैन को देंगे टोटल का टोटल वर्क में कन्वर्ट नहीं हो, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी को बोर्ड से यहाँ तक लाने का काम हो रहा है थ्रू वायर हो रहा है, और जो भी वायर है उनका कुछ न कुछ रेसिस्टेंस है, इसलिए हमको एनर्जी लॉस मिलेगा। हम 100% इलेक्ट्रिसिटी को वर्क में चेंज नहीं कर सकते। तो
आज हम बात करेंगे कि अगर कोई हीट इंजन है और सपोज कीजिए कि वो दो डिफरेंट टेम्परेचर T1 और T2 पर वर्क कर रहा है। T1 लोअर टेम्परेचर है, T2 हाई टेम्परेचर है, तो उसकी इफिशियंसी क्या, उसकी इफिशियंसी यानी कार्य करने की क्षमता क्या। देखिए जो है, पहले तो हेडिंग दे दिया है, ये मिटा दे रहे हैं। और आप याद रखिएगा, ये सब आपको रखना, ये नहीं कि इसी में आप उलझे रहे। जो है आप केवल जरूरत पड़े तो फिगर देख लीजिएगा जब मैं बताऊंगा, और फिर इसके बाद अब हम लोग चैप्टर शुरू कर रहे हैं। और अब सब लोग हेडिंग दे दीजिए, इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन। अब यहां से चैप्टर मेरा शुरू है। Efficiency of heat engine। इस तरह का इंजन जो दो डिफरेंट टेम्परेचर पर वर्क कर रहा हो, जैसे एक टेम्परेचर T1 है और दूसरा टेम्परेचर हमारा T2 है। T1 लोअर टेम्परेचर है, T2 हाई टेम्परेचर। उस हीट इंजन की वर्क करने की इफिशियंसी क्या होगी। तो हेडिंग है इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन। आप भी हेडिंग देंगे, ठीक है ना। अब चैप्टर शुरू हुआ है, जो है वो लोग 2 दिन से पढ़ा रहे थे, उसका कोई बहुत मतलब नहीं, लेकिन ये है कि उसके बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते। अभी देखिए एक लाइन लिखेंगे, तुरंत कार्नोट साइकिल दिखाएंगे। देखिए जो हीट इंजन की इफिशियंसी को हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और इफिशियंसी होती क्या है, तो सिस्टम ने जितना वर्क किया, या कहिए कि हीट इंजन ने जितना वर्क किया और जितना आपने हीट सप्लाई किया, वर्क को हीट से डिवाइड कर दीजिए, वही उसकी इफिशियंसी होगी। सिस्टम ने जितना वर्क किया और वर्क करने के लिए आप हीट सप्लाई करेंगे। बिना हीट सप्लाई किए वर्क नहीं होगा। तो जितना हीट सप्लाई किया है, जितना सिस्टम ने वर्क किया, दोनों का रेशियो ले लीजिए, वही कहलाएगा इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन। अब बात ये सोचना है जो है कि जब हम हीट सप्लाई करते हैं, यानी जब Q की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो वहां कार्नोट साइकिल में Q1 लिखा है कि Q2 लिखा है। आप कार्नोट साइकिल खोलिए, देखिए यहाँ पर हमने हीट सप्लाई किया है, वहां पर Q का मान पॉजिटिव है कि नेगेटिव, और क्या लिखा हुआ, Q2 लिखा है कि Q1 लिखा है, Q2 है। देखिए वहीं पर हीट सप्लाई होगा। जब भी आपको वर्क करना होगा, आप हीट देंगे। जब भी वर्क करना होगा हीट देंगे, और जब हीट देंगे तो कार्नोट साइकिल कह रहा है कि सर उस समय जो है हीट W का साइन पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव लिखे चाहे न लिखे, लेकिन उसको हम Q2 के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारा फार्मूला जाके बैठ गया, ईटा इक्वल टू Q अपॉन Q2। Q2 का मतलब है सर हम हीट सप्लाई कर रहे हैं। दूसरी बात जो है, अब आप ये कह सकते हैं कि सर आप तो यहाँ टेम्परेचर की बात कर रहे थे और यहाँ W कहाँ से आ गया। तो सिस्टम कितना वर्क करेगा, कोई भी सिस्टम कितना वर्क करेगा। जैसे मान लीजिए अगर हमने आपको 1 घंटा पढ़ाया और अगर कैलकुलेट किया जाए कि सर ने कितना वर्क किया, तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं किसकी मदद से, तो हमारे बॉडी की इंटरनल एनर्जी की मदद। जब मैं क्लास में इंटर किया तो इंटरनल एनर्जी मेजर कर लीजिए, और 1 घंटा पढ़ाने के बाद फिर इंटरनल एनर्जी मेजर कीजिए। जितना डिफरेंस आएगा उसी के करिस्पॉन्डिंग हमने वर्क किया, क्योंकि बिना एनर्जी के वर्क नहीं हो सकता है। तो कभी भी आप वर्क करेंगे तो एनर्जी का उसमें कंट्रीब्यूशन होगा। तो हम जब आए कमरे में, उस समय आप जो है हमारी बॉडी की एनर्जी मेजर कर लीजिए, और 1 घंटा पढ़ाने के बाद मेजर करिए, तो होगा क्या कि हमारी एनर्जी में कुछ न कुछ अंतर आएगा। आज जितना अंतर आएगा
उसी के करस्पॉन्डिंग हमने वर्क किया होगा। तो अब देखिए, तो वर्क को हम एनर्जी मीन्स टेम्परेचर से भी कोरिलेट कर सकते हैं। वर्क कितना होगा, तो आप कहेंगे सर जितना टेम्परेचर में डिफरेंस आया होगा उतना वर्क सिस्टम किया होगा। तो टेम्परेचर में डिफरेंस का मतलब हाई टेम्परेचर में से लोअर टेम्परेचर को हम घटाएंगे। तो देखिए हाई टेम्परेचर आपका T2 है और लोअर टेम्परेचर T1 है। जितना डिफरेंस होगा ठीक उतना ही वर्क होगा, क्योंकि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी और एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू वर्क। दूसरी बात, कार्नोट साइकिल को देखेंगे, जहां हीट सप्लाई की जा रही है Q2, वहां पर टेम्परेचर लिखा हुआ है T2। देख लीजिए साइकिल, वहां पर टेम्परेचर लिखा हुआ है T2। यानी इसका मतलब है कि हम इफिशियंसी को टेम्परेचर के भी टर्म में लिख सकते हैं। अब हमको सोचना यह है कि जो हमने टेम्परेचर के टर्म में लिखा है T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T2, इसका मान क्या क्या हो सकता है? इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1। ये तीन ऑप्शन है, सोचिए बताइए। T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T2, इसका मान क्या होगा? इसका मान हमेशा लेस देन 1 होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि किसी भी हीट इंजन की इफिशियंसी एक नहीं हो सकती, इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी, क्योंकि ये फार्मूला आपका कह रहा है। T2 में से जैसे T1 को घटाएंगे ऊपर की वैल्यू कम हो जाएगी, और जब T2 से भाग देंगे, कम में ज्यादा से भाग देंगे तो मान हमेशा 1 से कम आएगा। और ये क्लियर बता रहा है कि कोई भी वर्किंग इंजन है, हीट इंजन है, उसकी इफिशियंसी 1 नहीं हो सकती। इफिशियंसी 1 होने का मतलब है कि 100% हीट वर्क में चेंज होगा। तो इसको लिख लीजिए। If a heat engine working between temperatures T1 and T2, कैपिटल लेटर में रहेगा T1 and T2, then the fraction of the heat absorbed by an engine which it can convert into work is the efficiency of an engine। किसी भी इंजन की ये इफिशियंसी होगी, और दैट इज करके ये फार्मूला आपको लिखना है। थीटा इक्वल टू W अपॉन Q2 इक्वल टू T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T2। और वो उतारने के बाद ये उतारना है। एक बार ऐसे ही आप लिख लेंगे, क्योंकि हम लैंग्वेज में इसको लिखवाएंगे। Since T2 minus T1 divided by T2 is less than 1, इसका मान हमेशा 1 से कम ही आएगा। चाहे जो भी मान रखेंगे T1 T2 का वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी जो है। Hence
उसी में लिखिए एक लाइन और जोड़ना है। हेंस द इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन, the efficiency of heat engine is always less than 1, is always less than 1। अब इसके बाद नंबर आता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अब हम लोग जो है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे जो हमारे सिलेबस में है, क्योंकि सिलेबस खोलेंगे तो यहीं से मेंशन है कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए जो है कल ही हमने आपको बताया था कि जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के केवल दो स्टेटमेंट। पहला हम लोग ये कहते हैं कि एनर्जी का नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, और दूसरा ये कहते हैं कि द टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम। उसी तरह से जो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कई स्टेटमेंट हैं, इसमें से किसी भी एक को आप कह देंगे तो वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो जाएगा। तो हम आपको 3-4 स्टेटमेंट बता देंगे, इसके अलावा भी स्टेटमेंट आपको किताबों में मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि 4 लाइन हम जो पढ़ा दिए वही, लेकिन अब ये है कि आपका एक सिलेबस है, उसी के अनुसार हमको बताना पढ़ाना है। ठीक है, तो ये बात करेंगे। फिर उसमें जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल फार्मूला भी डिराइव करते हैं। सेकेंड लॉ का कोई मैथमेटिकल फार्मूला का डेरिवेशन नहीं। जब हम इंट्रॉपी को डिस्कस करेंगे, इंट्रॉपी ही सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, ये सीधा समझिए। जो इंट्रॉपी का फार्मूला है वही सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल फार्मूला। तो जो आ जाएगा इंट्रॉपी की बात करेंगे तो आप जान लीजिएगा कि वही उसका मैथमेटिकल फार्मूला है। आज हम इसको थियोरेटिकली डिस्कस करेंगे कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन सबका निचोड़ यही है कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमेशा कन्वर्सिबिलिटी की बात करता है। हीट को वर्क में, एनर्जी को वर्क में, इंट्रॉपी में कैसे चेंज कर सकते हैं, इसी की बात ये करता है। लिखिए, The second law of thermodynamics, the second law of thermodynamics describes the amount of conversibility of one form of energy into the other form, the various statements of second law of thermodynamics are as follows. दूसरा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, जान लीजिए, थर्मोडायनेमिक्स सेकंड उसका नाम है। एक चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, कुछ हम पढ़ाए हैं, कुछ एक दूसरे सर थे वो भी पढ़ाए।
अगर नोट की ज़रूरत होगी तो मैं दे दूँगा, फोटोकॉपी करा लीजिएगा, फिर समझा देंगे। और सेकंड लॉ शुरू है, यहीं से शुरू है। एक दिन में पढ़ाए भाई, उसकी ज़रूरत थी, बिना उसके काम चलता नहीं, उसकी ज़रूरत है। तो देखिए जो है सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स के कई स्टेटमेंट है, 2-4 स्टेटमेंट हम आपको यहाँ नोट कराएंगे, उसी को एक्सप्लेन करेंगे। किसी को भी कह देंगे तो सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स की बात हो जाएगी। फर्स्ट नंबर, all natural processes are spontaneous and thermodynamically irreversible। चलिए देखिए, कह रहे हैं कि जो भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, इनके कहने का मतलब है। तो कोई प्रोसेस आप बताइए जो अपने आप हो रहा हो और सोचा जाए कि वो रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल, कोई प्रोसेस बताइए। कोई प्रोसेस बता दीजिए जो अपने आप हो रहा हो नेचर में, सोचा जाए कि वह प्रोसेस रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है, ये सोचना। अरे भाई ढेर प्रोसेस है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग का लगना। इसके बाद वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। भाई देखिए, मान लीजिए अभी आपको कपड़ा जो है सुखाना है तो क्या करते हैं, पहले कपड़ा को धोते हैं, वाटर में भिगो दिए, सुखाना है फैला दिए, धीरे धीरे उसका वाटर जो है गायब हो गया। ये थोड़े ना कि कपड़ा को लेके गरमाते हैं। वेपोराइजेशन का मतलब ये है कि लिक्विड से सीधे वेपर में जाए, और वाटर के साथ ये प्रोसेस जो है रूम टेम्परेचर पर लगातार होता है। अब ये है कि थोड़ा टेम्परेचर बढ़ गया, जैसे मान लीजिए गर्मी के दिन में कपड़ा 2 ही घंटा में सूख जाता है, जाड़े के दिन में कपड़ा सूखने में थोड़ा समय लेगा। क्यों समय लेगा? क्योंकि जो है रेट ऑफ वेपोराइजेशन घट जाएगा। रेट ऑफ वेपोराइजेशन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो देखिए ये जो इवेपोरेशन ऑफ वाटर है ये आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस। वाटर जो है क्या हुआ, अभी बारिश होती है, चारों तरफ पानी लगता है, 2-4 दिन धूप होती है, सब वाटर जो है चला गया वेपर में। अब आप कहेंगे कि सर वो वेपर में गया तो फिर बारिश भी तो हो रही है। देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस उसको कहते हैं जो सेम कंडीशन में, जिस कंडीशन में वेपोराइजेशन हो रहा है उसी कंडीशन में बारिश होनी चाहिए। तो बारिश तो जब पूरा बदली छाएगी, कुछ इधर उधर होगा तब तो होगा, तुरंत तो होगा नहीं जो है। तो ये आपका जो है इरिवर्सिबल प्रोसेस। कोई भी प्रोसेस ले लेंगे तो वह जो है अगर वह नेचुरल है तो वह आपका प्रोसेस इरिवर्सिबल होगा। कोई भी प्रोसेस ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हम लोग कहते हैं वाटर फ्लोज डाउन टू हिल, पानी पहाड़ों से नीचे गिरता है, जैसे झरना की बात मैं कर रहा हूँ, तो हमेशा पानी ऊपर से नीचे ही आता है। अगर आपको नीचे से ऊपर ले जाना है तो वो दूसरे तरह का प्रोसेस है, ठीक है। तो जो भी आपका नेचुरल प्रोसेस है या कहिए स्पॉन्टेनियस है वह इरिवर्सिबल होगा। और एक बात और जान लीजिए, नेचर में जो भी प्रोसेस हो रहा है वो सब इरिवर्सिबल है। अगर रिवर्सिबल प्रोसेस आपको कराना होगा तो क्लोज कंटेनर में कराएंगे। तो नेचर में जो हो रहा है तो सब ओपन है, नेचर में जो भी हो रहा है सब ओपन में हो रहा है। अगर रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करेंगे तो कंटेनर क्लोज होना चाहिए तभी संभव, ठीक है। पहला स्टेटमेंट हो गया। 2 नंबर, द कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट, द कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट into work ORR, work into heat, work into heat is impossible,
इम्पॉसिबल मैंने 100% कन्वर्जन नहीं हो सकता है, कल भी हमने समझाया था, इज इम्पॉसिबल। उसके आगे कामा दीजिए, अभी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ, कामा दे दीजिए और उसी क्रम में लिखिए विदाउट कंपनसेशन, विदाउट कंपनसेशन, COMPENSATION, विदाउट कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब है बिना एनर्जी लॉस के संभव नहीं है, जैसे कल वायर वाला एग्जाम्पल हमने बताया था। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर, द हीट कैन नॉट, द हीट कैन नॉट spontaneously flows, spontaneously flows from a colder body, from a colder body to a warmer body, WARMER, to a warmer body without the use of, without the use of some external agency, some external agency, agency, some external एजेंसी, AGENCY, एजेंसी। अभी मतलब मैं समझा रहा हूं, लिख ले सब लोग। चलिए सुनिए, मैं आप एक लोहे की छड़ लीजिए, सपोज कीजिए कि ये आपका A सिरा है और ये B सिरा है, और हमने आपसे कह दिया कि आप जो है A सिरा को गर्म कीजिए। देखिए तो हमने लोहे की छड़ लिया, हमने ये कहा कि A को आपको गर्म करना है, ठीक है। अब आप बताइए B गर्म होगा कि नहीं? होगा। तो B गर्म होगा, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब B क्यों गर्म होगा? तो इसका लॉजिक ये है कि जब हीट देंगे तो यहाँ पर टेम्परेचर हाई है और यहाँ पर टेम्परेचर कंपैरेटिवली लो है, और थर्मोडायनेमिक्स का नियम है हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। लेकिन आप चाहें कि B से हीट जो है A की तरफ आवे, ये संभव नहीं। संभव है जब आप किसी बाहरी एजेंसी से मदद लेंगे तब, ऐसे नहीं संभव। जैसे देखिए, एक मैं उदाहरण देता हूँ जो हम सब लोगों के घरों में काम करता है। देखिए ऐसा है कि हम लोगों के सब लोगों के घरों में छत पर 1 या 2 टंकी रखी हुई है पानी भरी, ठीक है। सुबह जो है जब उसमें टंकी में पानी भरना होता है तो हम लोग मोटर चलाते हैं। क्यों चलाते हैं? क्योंकि वाटर को नीचे से ऊपर ले जाना है, यानी लो से हमको हाई पर जाना है। तो हम जो ये टुल्लू पंप या मोटर लगाएंगे, यही एक्सटर्नल एजेंसी, बिना टुल्लू पंप या मोटर के पानी लो से हाई पर नहीं जाए। लेकिन जब एक बार टंकी भर गई तो दिन भर बिजली रहे चाहे ना, जेब टोटी खोलेंगे पानी आने लगेगा, क्योंकि वो पानी कहाँ है? हाई पर। तो हाई से लो वाला काम तो ऑटोमेटिक होता है। जैसे आपने कहा कि सर हीट देंगे तो यहाँ टेम्परेचर हाई, तो हाई से लो वाला तो अपने आप हो रहा है। लेकिन जब लो से हाई पर ले जाना होगा तो आपको किसी न किसी एक्सटर्नल एजेंसी से मदद लेना पड़ेगा। जो हम लोगों के घरों में जो टुल्लू पंप या मोटर लगा है वही एक्सटर्नल एजेंसी है। बिना उसके आप पानी नीचे से ऊपर नहीं ले जा सकते। इसी तरह का सिस्टम को एक्सटर्नल एजेंसी कहते हैं। लास्ट पॉइंट, whenever a spontaneous process takes place, जब भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, टेक्स प्लेस का मतलब होना, टेक्स प्लेस कामा देकर लिखेंगे, इट इज डन बाई and increase in the total energy of the universe, total
टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स। देखिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि जब भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा यूनिवर्स की एनर्जी बढ़ जाएगी, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि सर एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहे। इसका मतलब है कि सेकेंड लॉ फर्स्ट लॉ का विरोध कर रहा है। तो आप अगले दिन मिलेंगे तो सोच के बताएंगे कि दोनों बातें कैसे सही। वो कहता है कि कांस्टेंट रहेगी, ये कहता है कि बढ़ जाएगी, तो दोनों बातें कैसे सही।